गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम आज का हमारा टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, इंडियाज रोल ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखिए, पिछली कक्षा में हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूरा अध्ययन किया। अब हम इसमें देखेंगे कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही है और तत्कालीन स्थापना के समय से लेकर वर्तमान तक किस किस आधार पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से हम अध्ययन करेंगे कि भारत ने अपनी किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला कोई प्रमुख तत्व है तो वो है गुटनिरपेक्ष या गुटनिरपेक्ष। इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफ़ी कुछ प्रभावित किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, बल्कि एक लंबी सोची समझी सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावना को रोकना था कि जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता की जाए, स्वतंत्रता की रक्षा की जाए तथा जहाँ भी विश्व में अशांति या युद्ध की संभावना बनती है उसको रोकना था। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के उदय के पीछे जो मूल धारणा ये थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना था। ठीक है, आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करने लगे। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी। वहाँ कार्टागो शिखर सम्मेलन में जो अक्टूबर 1995 में हुआ 108 राष्ट्रों ने भाग लिया। इसी प्रकार से देखते हैं कि ईरान में जो 2012 में सम्मेलन हुआ, 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ, वेनेजुएला के मार्गरेट द्वीप में हुआ, जहाँ पर इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 120 हो गई। और अभी 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था अजरबैजान के बाकू शहर में, वहाँ पर भी 2019 में हमने देखा कि 120 सदस्य राष्ट्र शामिल हुए। तो ये समझ सकते हैं कि इसका बहुत ही एक विस्तार, बहुत बड़े संगठन के रूप में तीसरी दुनिया की आवाज़ बनकर ये संगठन उभरा। अब हम बात भारत की करते हैं। ये तो ठीक है, इसके संबंध में देखा हमने कि ये इसका उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से बहुत बड़े मजबूत और विस्तृत संगठन के रूप में सामने आया। तो देखिए, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति के रूप में अपनी विदेश नीति को एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में इसे स्थान दिया। एशिया, अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को भी गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति आकर्षित किया। कोई देश अपनी जो विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें उसको स्थान देना बहुत महत्वपूर्ण रखता है और भारत ने इसको अपना स्थान दिया। वहीं एशिया के और अफ्रीका के देशों को भी इस नव स्वतंत्र राष्ट्र जो गुलामी से मुक्त हुए थे, उनको भी इस गुटनिरपेक्षता नीति ने काफ़ी आकर्षित किया। और इस निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की जो भूमिका है वो प्रारंभ से प्रभावी और केंद्रीय रही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो पंडित नेहरू को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक ही मानता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि का निर्धारण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर एम.एस. राजन कहते हैं कि भारत ने आंदोलन से जुड़े उग्रवादी और नरमपंथी सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक समन्वयात्मक भूमिका का निर्वाह करके आंदोलन में सेफ्टी वॉल का काम किया है। आप समझ सकते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक तो ये मानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है, इसका जनक है वो पंडित नेहरू को कहने में किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावी बल दिया था। भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के संस्थापक सदस्यों में से एक। और जिस प्रकार से अलग अलग देशों जो इसमें शामिल हुए, उनकी वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि के निर्धारण में भारत ने इस प्रकार से भूमिका निभाई है कि इस संगठन पर किसी प्रकार की चुनौतियां आंच नहीं आए।
भारत ने उसको समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इसलिए समझ सकते हैं कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारत जो देश है, इसमें पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही हुई है। इसलिए यह जो भूमिका है, ये केवल मार्गदर्शन और नेतृत्व की नहीं है, बहुत कुछ इससे भी बढ़कर रही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की विशेषता ये है कि ये स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गतिशील भूमिका है। निरंतर गतिशील भूमिका के रूप में भारत सामने आया। भारत विश्व का पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस अवधारणा का प्रतिपादन करके इसके सिद्धांतों की व्याख्या की, उनका प्रचार किया तथा यथासंभव एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में नेहरू, टीटो, नाशी, सुकर्णो, एनाकुमा का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि नेहरू के जो 7 अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे वो यूगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के नासी, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनाकुमा, इनका भी बड़े विशेष सम्मान के साथ नाम लिया जाता है कि इन लोगों ने साथ मिलकर इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली। गुट निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों का निरूपण विशेष करके जो उसका श्रेय जाता है वो पंडित नेहरू को जाता है। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रति भारत की दृढ़ निष्ठा स्वतंत्र आंदोलन की ऐतिहासिक परिस्थितियों में से ही उत्पन्न हुई। भारत ये चाहता था कि हम स्वतंत्र होकर गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो तत्कालीन समय की जो चुनौतियां हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्थिति है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में रहें। उस समय हमारे नेता भारत की स्वतंत्रता को संकीर्ण राष्ट्रीय दायरे से परे समाजवादी आधिपत्य, औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध विश्वव्यापी संघर्ष के एक अंग के रूप में लेकर चल रहे थे। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन तथा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया था। आप देखेंगे कि हमने जितने भी दुनिया में जहाँ के भी नव स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र जो आंदोलन चल रहे थे, यहाँ फिर स्वतंत्र जो गुलाम राष्ट्र वो स्वतंत्रता के कगार पे खड़े थे, ऐसे राष्ट्रों का हमने समर्थन किया। और वहीं उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद के विरुद्ध जबरदस्त तरीके से हमने उसका घोर संघर्ष किया और उसका विरोध किया। यही नहीं, हमने एशिया से बाहर निकलकर विश्व स्तर पर इस आवाज़ को बुलंद किया। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद के विरोध को हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण एक सिद्धांत बनाया। भारत ने नेहरू के समय से कोरिया युद्ध की समाप्ति में निश्चित योगदान दिया। आपको पता होगा कि 1952 में जो कोरिया युद्ध हुआ, 50-52 के मध्य जो संघर्ष हुआ, इसमें भी भारत अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न स्थानीय टकरावों की समाप्ति के लिए, सैनिक गुटों और अड्डों की समाप्ति के लिए, पराय भू क्षेत्रों से विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए जबरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई। विश्व की बताने के लिए कि एशिया ने अपनी शक्ति को जान लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में नई दिल्ली में स्वतंत्र एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नेहरू जी ने उसमें कहा था कि भारत ने ये उत्तरदायित्व नेतृत्व के लिए नहीं बल्कि कभी कभी पहल करने और मिलकर काम करने हेतु दूसरों की सहायता करने के लिए संभाला था। भारत के कहने पर जनवरी 1949 में नई दिल्ली में एक 18 सदस्यीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के प्रति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से आह्वान किया। पूर्ण एशियाई एकता की ठोस अभिव्यक्ति थी यह आंदोलन। दो महाशक्तियों द्वारा अतिवादी गुट बनाने के लिए चलाए जा रहे शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के नए देशों को अपनी रक्षा करने के लिए या रक्षा करने की जो आवश्यकता महसूस हुई, वे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में कोरिया, इजराइल को छोड़कर एशिया और अफ्रीका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों से निकट संबंध स्थापित हुए। बांडुंग सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने शीत युद्ध के विरुद्ध और शक्ति की स्थिति की बात करने की नीति के विरुद्ध करने और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति और राष्ट्रों के मध्य शांति और समानता के विचार को अपना समर्थन देने की घोषणा की। तो आप समझ सकते हैं कि जो एशियाई सम्मेलन जो हुए, उसके बाद में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ 1955 में, इन सभी में इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाकर भारत ने अपनी गतिशील भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम
पंचशील के सिद्धांतों का गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के राजनीतिक और विधिक आधार हेतु इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया। सबसे पहले इन्होंने दिया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकासशील देशों की सक्रिय शांतिप्रिय नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की ऐसी समझ का अनुसरण किया जिसमें विश्व समस्याओं के समाधान पर गुटनिरपेक्ष राज्यों के अत्यंत सक्रिय प्रभाव की व्यवस्था है। वह बांडुल सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण संगठनकर्ता थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रभाव से सम्मेलन के निर्णयों में अत्यंत ज्वलंत समस्याओं जैसे शांति के सुदृढ़ीकरण, निःशस्त्रीकरण, युद्ध की रोकथाम की समस्याओं पर सर्वोपरि ध्यान दिया गया। आप देखते हैं कि बांडुल सम्मेलन में व्यक्त किए गए मूल विचारों को सितंबर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन और अभिव्यक्ति तब मिली जब स्वतंत्रता, शक्ति, न्याय और समानता की ओर बढ़ने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए एक बार नेहरू ने कहा था कि हम इस गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुटनिरपेक्ष शब्द की भिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है, परंतु मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया है। गुटनिरपेक्षता एक नकारात्मक अर्थ है, परंतु यदि हम इसे सकारात्मक अर्थ दें तो इसका आशय उन राष्ट्रों से है जो युद्ध के प्रयोजन से सैन्य गुटों, सैन्य संधियों और इस प्रकार की अन्य बातों का विरोध करते हैं। इसलिए हम इससे दूर हैं और हम जिस रूप से मैं भी हैं शांति के पक्ष में अपना समर्थन देना चाहते हैं। मतलब हम पूरी तरह से विश्व शक्ति संघर्ष में, सैन्य गुटों में, सैनिक संधियों में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए शांति के पक्ष में हम अपने समर्थन देने की बात करते हैं। नेहरू सरकार की विदेश नीति ने पश्चिमी शक्तियों की वजह असंतोष पैदा किया। साम्राज्यवाद ने भारत पर अपना दबाव तेज किया। नेहरू को इस बात का श्रेय है कि उन कठिन परिस्थितियों में भी वे भारत की विदेश नीति की इस लीग पर अडिगतापूर्वक डटे रहे जिसका आधार गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत मानते हैं। तत्कालीन समय में जब हमने विश्व को समझ दिया कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे तो साम्राज्यवादी ताकतों को बहुत बड़ा भारत पर दबाव भी आया कि ये क्या है, किस प्रकार की नीति है, इसका क्या तात्पर्य है। इससे लेकर काफ़ी कुछ तनाव बढ़ा। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इस अपनी नीति पर अडिग रहे तथा इस गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण अपनी विदेश नीति में स्थान दिया। बेलग्रेड में पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का संगठन, उसके ऐतिहासिक निर्णय, उसकी बड़ी सफलता, भारत के सक्रिय कार्यकलाप और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के रचनात्मक और संगठनात्मक प्रयासों का परिणाम है। नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, विशेष रूप से इंदिरा गांधी ने उनके द्वारा चलाई गई विदेश नीति का लाइन पूर्णतः पालन किया और गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन और सभाओं में सक्रिय भाग लेना जारी रखा। आंदोलन के मूल सिद्धांतों उसके साम्राज्यवादी विरोधी, युद्ध विरोधी, उपनिवेशवादी विरोधी और नस्लवाद विरोधी प्रवृत्ति की रक्षा के लिए, उनकी बातों की एकता के लिए संघर्ष में इंदिरा गांधी की महान सेवा है। इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष देशों के साथ सम्मेलन की तैयारी और सफल आयोजन में असाधारण रूप से योगदान दिया। माइकल ब्रेचर के अनुसार गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग पहले 1953-54 में कृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था, किंतु एक भूतपूर्व विदेश सचिव का कहना है कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत कांग्रेस द्वारा हरिपुर 1939 में स्वीकार किया गया था। इस विचार के समर्थन में उन्होंने सम्मेलन में पारित संकल्प का उद्धरण किया। संकल्प में कहा गया था कि भारत का संकल्प सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्वक सहयोगपूर्ण संबंध रखने, सैनिक व ऐसे ही अन्य गठबंधन से दूर रहने का है जो विश्व को परस्पर विरोधी समूहों में विभाजित करते हैं और इस प्रकार विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये महत्वपूर्ण संकल्प पत्र था। इसमें इन बातों को उन्होंने उल्लेखित किया। विशेष रूप से हम देखते हैं कि 1955 के बांडुल सम्मेलन से भारत गुटनिरपेक्ष देशों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में सामने आया और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उदयमान राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और इसी को ही अपना नियम के रूप में प्रतिस्थापित किया। गुटनिरपेक्षता की नीति के सफल प्रतिपादन का श्रेय निस्संदेह पंडित नेहरू को ही मिलता है। लगभग 15 वर्षों तक गुटनिरपेक्षता की पहचान नेहरू के नाम से होती रही। इस संबंध में माइकल ब्रेचर कहते हैं कि किसी दूसरे राज्य में एक व्यक्ति विदेश नीति को इतना प्रभावित नहीं करता है जितना नेहरू ने किया है। उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि लोग सर्वत्र इस नीति को नेहरू की व्यक्तिगत नीति समझते हैं और उपयुक्त ही है, क्योंकि नेहरू बाहरी विश्व के प्रति अपनी देश की नीति की चिंतक भी हैं और शिल्पी भी हैं, निर्माता भी हैं, आवाज़ भी हैं, किंतु इसका तात्पर्य ये भी नहीं वो शून्य में कार्य करते हैं।
क्योंकि पूर्व संचित आकांक्षाओं की परिधि में भी इस नीति का निर्धारण करना होता है। साथ ही भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रभाव से यह सर्वथा मुक्त भी नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व और विचार को इतना सर्वव्यापी प्रभाव डाला कि विदेश नीति को उपयुक्त रूप से व्यक्तिगत एकाधिकार की संज्ञा दी जाए। 1947 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को तर्कसंगत आधार दिया। उन्होंने गुणवत्ता की नीति को समस्त विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया और इस पूरी अवधि में उन्होंने नीति निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इस प्रकार समझ सकते हैं कि 4 दशकों से भी अधिक समय बीत चुका है जब स्वतंत्र भारत ने गुणवत्ता की नीति को अपनाकर दुनिया की नई राह दिखाई। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों में से लगभग 2-3 सदस्य ऐसे हैं जो गुणवत्ता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो भारत की दिखाई हुई राह पर चल रहे हैं। युद्धोत्तर युग में भी देश जो आज़ाद भी हुए, स्वतंत्र हुए, वो भी आज गुणवत्ता संगठन के आंदोलन के सदस्य हैं। तो समझ सकते हैं इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इस पूरी संगठन के शिल्पी, निर्माता, कलाकार जो भी कहें, नेहरू के इर्द गिर्द ही घूमता है ये। अब इस सम्मेलन या गुणवत्ता की नीति के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है उसको समझते हैं। एक आंदोलन के रूप में गुणवत्ता का सिद्धांत सदैव निर्णय की स्वतंत्रता का द्योतक है। इसमें दोनों महाशक्तियों में से किसी शक्ति के प्रति पहले से वचनबद्धता को स्थान नहीं दिया गया। सैनिक गुटों से अलग रहना, विदेशी सैनिक अड्डों का विरोध भारतीय नीति की विशेषता है। नकारात्मक रूप में गुणवत्ता में राजनीतिक और सैनिक गठबंधनों का निषेध है। ये किसी प्रकार से राजनीतिक और सैनिक गुटों में यकीन नहीं करता है। सकारात्मक रूप से गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रत्येक विषय में गुण अवगुण के आधार पर तदर्थ निर्णय लेने का प्रतिपादन किया जाता है। गुणवत्ता का अलगाव, उदासीनता या तटस्थता नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा भारत की गुणवत्ता की नीति को निषेधात्मक व्याख्या के आधार पर निरंतर ये खंडन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा है कि जिस नीति का अनुपालन करने का भारत ने प्रयत्न किया है वह तटस्थता की नीति नहीं है। ये एक सकारात्मक और सशक्त नीति है जिसकी उत्पत्ति हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुई है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा शांति खतरे में हो तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और न रहेंगे। ऐसी स्थिति में तटस्थ रहना उन सभी बातों के प्रति विश्वास प्राप्त होगा जिनके लिए हमने संघर्ष किया है और जिनका हमने समर्थन किया है। ऐसा कोई भी अगर हमारे हितों पर कुठाराघात लगता है, हमारे हितों के प्रतिकूल होता है, हमारी स्वतंत्रता के प्रतिकूल होता है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। इसका मतलब हमारी ये जो नीति है वो सक्रिय गतिशील नीति के रूप में है। अपन देखते हैं 1950 के दशक में और 1960 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में विश्व राजनीति में भारत की सक्रिय भूमिका रही। अतः गुणवत्ता का अर्थ न्यायाधीशों की निष्पक्षता नहीं समझनी चाहिए। अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध दूसरों का भला करने के नैतिक सिद्धांत के रूप में गुणवत्ता की कल्पना नहीं की गई। भारत का राष्ट्रीय हित अन्य देशों के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कैसे हो सकता है? इस प्रकार गुणवत्ता की नीति नैतिक स्तर पर अन्य राष्ट्रों से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इस नीति का उद्देश्य भारत के हितों को हानि नहीं पहुंचाते हुए विश्व शांति की स्थापना करना है। संविधान सभा में लक्ष्य संबंधी संकल्प पूर्व हुई चर्चा के दौरान गुणवत्ता की नीति विश्व शांति के मध्य के संबंध को स्पष्ट करते हुए नेहरू ने कहा था, यदि हमारे वश की बात हो तो हम किसी राष्ट्र से लड़ना नहीं चाहेंगे जो एकमात्र वो समान लक्ष्य हमारा अन्य देशों को हो सकता है। वह ऐसा विश्व ढांचा निर्मित करने का लक्ष्य है जिसमें हम भले ही एक विश्व का नाम पुकारें या उसका कोई अन्य नाम रखें। इस ढांचे की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी जा सकती है। ये संस्था भी कमजोर है, इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं, तथापि ये विश्व ढांचे का प्रारंभिक रूप है। भारत ने इसके कार्य में सहयोग करने का वचन दिया है। यदि हम ऐसे ढांचे की और इसके निर्माण के लिए अन्य देशों के सहयोग करने की संकल्पना करते हैं तो राष्ट्रों के किसी विशेष समूह से हमारे जुड़े रहने का प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है? वस्तुतः जितने अधिक समूह अथवा गुट बनेंगे ये मौलिक ढांचा उतना ही कमजोर होगा। ये नेहरू के इसके संबंध में विचार थे। इसलिए नेहरू ने स्पष्ट किया है कि गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषकर दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और विवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखना। व्यवहार में ये स्वतंत्रता इस अधिकार का आग्रह करने और उस पर दृढ़ रहने में लक्षित होती है कि जब कभी गुटनिरपेक्ष देशों की सरकार को
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किसी विशिष्ट विषय या स्थिति के बारे में निर्णय करना हो तो वैसे विशिष्ट विषय या स्थिति के गुण दोषों के आधार पर निर्णय कर सकें। इसके अतिरिक्त गुटनिरपेक्षता का शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे गुटबद्ध हो चाहे वे गुटनिरपेक्ष हो। निषेधात्मक रूप से देखें तो इसका तात्पर्य यही है कि सर्वोच्च शक्ति या उनसे संबंधित रूपों में से किसी के भी प्रति सैनिक अथवा राजनीतिक प्रतिबद्ध स्वीकार करने और अपने देश में विदेशी सैनिक अड्डों की अनुमति देने से निश्चित रूप से और दृढ़तापूर्वक इनकार किया जाए। यह है इनका गुटनिरपेक्षता नीति के संबंध में अपने विचार।